नमस्कार साथियों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम बीए अंतिम वर्ष हिंदी साहित्य के परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हुए समझ रहे थे। उसी क्रम में आज आगे काव्य गुणों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। काव्य गुणों के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उनके भेदों का विवेचन कीजिए। काव्य गुणों के स्वरूप। गुण यानी आचार्य विश्वनाथ ने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम यानी रस युक्त वाक्य क्या है? काव्य है। तो आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के आचार्य है और इन्होंने साहित्य दर्पण, पुस्तक का नाम है साहित्य दर्पण, और साहित्य दर्पण में इन्होंने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस युक्त वाक्य क्या है? काव्य है। यहाँ पे रस को काव्य की आत्मा माना गया है। रस क्या है? काव्य की आत्मा है। रस के उत्कर्ष में सहायक तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। तो रस के उत्कर्ष में जो सहायक है उसे काव्य गुण कहा जाता है। जिस प्रकार शरीर में निवास करने वाली आत्मा का उत्कर्ष दया, दाक्षिण्य, वीरता, उदारता आदि के गुणों के द्वारा होता है। तो जिस तरह से शरीर में आत्मा का जो उत्कर्ष है वह दया, दाक्षिण्य, वीरता, उदारता आदि के गुणों के द्वारा होता है, उसी प्रकार काव्य की आत्मा रस के उत्कर्ष का विधान करने वाले तत्व गुण कहलाते हैं। तो शरीर में आत्मा है, आत्मा की उत्कर्षदायिकता दाक्षिण्य, वीरता, उदारता आदि के गुणों से होती है। उसी प्रकार काव्य की आत्मा रस के उत्कर्ष का विधान करने वाले तत्व को क्या कहा जाता है? गुण कहा जाता है। काव्य गुणों की संख्या। अब गुणों की संख्या भी विद्वानों ने अलग अलग बताई है। आचार्य दंडी के अनुसार आचार्य दंडी 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं, 7वीं शताब्दी के आचार्य हैं, और इनकी जो पुस्तक है उनका नाम है काव्यादर्श। तो आचार्य दंडी ने गुणों की संख्या 10 बताई है। दंडी ने गुणों की संख्या कितनी बताई है? 10 बताई है। व्यास जी ने भी गुणों की संख्या 19 बताई है। अग्नि पुराण में गुणों की संख्या 18 बताई गई है। वही भोज ने गुणों की संख्या 24 मानकर उन्हें उसके 72 भेद बताए। भोज के अनुसार भोज ने गुणों की संख्या 24 बताई है और इसके 72 उपभेद बताए हैं। तो गुण दंडी के अनुसार गुणों की संख्या 10 है। अग्नि पुराण में 18, व्यास ने 19, भोज ने गुणों की संख्या 24 बताते हुए 72 उसके क्या बताए हैं? भेद बताए हैं। लेकिन आचार्य बाम, मम्मट, विश्वनाथ और कुंतक ने गुणों की संख्या 3 बताई है। आचार्य बाम, मम्मट, विश्वनाथ
विश्वनाथ ने गुणों की संख्या 3 बताई है। कितनी बताई है? गुणों की संख्या 3 बताई गई है। तो मम्मट, विश्वनाथ और बामों के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है? 3 है। और वे 3 गुण है ओज, प्रसाद और माधुर्य। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 निर्धारित की है। अब दंडी ने भी 10 बताई। और भरत मुनि, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक है नाट्य शास्त्र, पंचम वेद कहा जाता है, और उन्होंने, भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 बताई है। और 10 गुणों की संख्या बताते हुए उन्होंने 10 गुण श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, अर्थशक्ति, उदारता और कांति, 10 गुणों की संख्या भरत मुनि के अनुसार ये 10 गुण हैं। आचार्य दंडी ने भी इन्हीं 10 गुणों का काव्य के गुण माने, इन्हीं 10 गुणों को काव्य का गुण बताया है। जो भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 बताई है, इन्हीं 10 गुणों की संख्या आचार्य दंडी ने भी बताई है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश, मम्मट की पुस्तक का नाम है काव्य प्रकाश, और काव्य प्रकाश में सभी गुणों का समाहार 3 गुणों में किया है। भाई ये सभी गुण हैं, इनका समाहार इन 3 गुणों में हो जाता है। और मम्मट के अनुसार 3 गुण हैं, मम्मट के अनुसार 3 गुण ओज, माधुर्य और ओज, माधुर्य और प्रसाद गुण। आचार्य दंडी भी इन्हीं 10 गुणों का काव्य के गुण मानते हैं। ये वापस रिपीट हो रहा है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में सभी गुणों का समार 3 गुणों में किया, जिसमें ओज, प्रसाद और माधुर्य। तो स्वरूप एवं महत्व, रसों का स्वरूप एवं महत्व, रसोत्कर्ष के हेतु होने के कारण गुण रस के धर्म कहलाते हैं। अब रसोत्कर्ष के हेतु होने के कारण गुण रस के क्या कहलाते हैं? धर्म कहलाते हैं। साहित्य दर्पण किसकी पुस्तक है? आचार्य विश्वनाथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक साहित्य दर्पण में गुण, अलंकार और रीति उत्कर्ष के हेतु बताए। क्या बताए? गुण, अलंकार और रीति है वह उत्कर्ष के क्या है? हेतु बताए गए हैं। तो गुण, अलंकार, रीति उत्कर्ष के क्या है? हेतु है। पंडित राज जगन्नाथ की पुस्तक का नाम है रस गंगाधर। और इसी रस गंगाधर में इन्होंने कहा है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति पुण्यक्वापी, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति पुण्यक्वापी। यानी गुणों की स्थिति केवल वे रस में ही नहीं अपितु शब्द और अर्थ में भी मानते हैं। गुणों की स्थिति केवल रस में ही नहीं शब्द और अर्थ में भी मानते हैं। तो गुणों की स्थिति पंडित राज जगन्नाथ केवल रस में ही नहीं शब्द और अर्थ में भी मानते हैं। अब बोझ ने गुणों की संख्या कितनी बताई थी? 24। गुणों की संख्या 24 बताते हुए 72 इसके क्या बताए थे? वेद बताए थे। कितने वेद बताए? 72। अब बोझ ने कहा अलंकृत काव्य भी गुणहीन होने से श्रवणीय यानी सुनने योग्य नहीं होती। अलंकृत काव्य, अगर अलंकृत काव्य है और उसमें गुण नहीं है, अगर काव्य गुणहीन है तो वह श्रवणीय नहीं हो सकते, सुनने योग्य नहीं हो सकते, क्योंकि गुणों को काव्य की आत्मा बताया गया है। और अलंकृत काव्य होते हुए भी अगर उसमें गुण नहीं है तो वह क्या है? श्रवणीय नहीं होती। आचार्य वामन के मत, आचार्य वामन 8वीं शताब्दी के कवि है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है और काव्य अलंकार सूत्रवर्ती इनकी पुस्तक का नाम है। आचार्य वामन के मत में गुण काव्य में काव्यत्व लाने वाला धर्म है। अब गुण क्या है? काव्य में काव्यत्व लाने वाला धर्म है। अलंकार की श्री वृद्धि करते हैं। अब
गुण क्या करते हैं? अलंकार की श्रीवृद्धि करते हैं। काव्य की श्रीवृद्धि करते ही है, अलंकार की श्रीवृद्धि करते हैं, परंतु काव्य की शोभा गुण ही प्रदान करते हैं। काव्य की शोभा किससे बढ़ती है? गुणों से ही बढ़ती है, अलंकार से नहीं। अगर अलंकृत काव्य गुणहीन है तो वह सर्वणीय नहीं हो सकता। किसने कहा था? बोझ ने। और उन्होंने, वामन ने कहा कि अगर अलंकार की गुण क्या करते हैं? श्रीवृद्धि करते हैं, परंतु काव्य को शोभा गुणों के द्वारा ही मिलती है, अलंकार से नहीं। अब मम्मट कुंतक का विश्वनाथ के अनुसार गुणों की संख्या 3 बताई थी। इन 10 जो दंडी और भरतमुनि ने गुणों की संख्या 10 बताई थी। इन 10 गुणों का समाहार इसमें हो जाता है। इन 3 गुणों में जो मम्मट के अनुसार एक ओज गुण था, प्रसाद गुण था और तीसरा अपना माधुर्य गुण है। इन तीनों गुण में दंडी और भरतमुनि के अनुसार बताए गए 10 गुणों का समाहार हो जाता है। तो पहला है ओज गुण। ओज का अर्थ होता है स्फूर्ति। ओज गुण, ओज का अर्थ है क्या? स्फूर्ति। किसी रचना को पढ़कर या सुनकर शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। भाई ऐसी रचनाएं जिसे पढ़कर हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है, जोश आती है, जोश आता है। जैसे राजा महाराजाओं के साथ में चारण कवि क्या करते थे? उन वीर रस युक्त रचनाएं पढ़ते थे तो जिससे राजा के अंतर्गत सहृदय में एक स्फूर्ति आती थी, वीर रस का भाव उद्भव होता था, तो वह ओज गुण युक्त रचनाएं होती थी। तो ओज गुण में वीर रस होता है, तो किसी रचना को पढ़कर या सुनकर शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, चित्त में आवेश उत्पन्न हो जाता है, ऐसी रचना ओज गुणमयी होती है। तो किसी काव्य रचना को पढ़कर हमें स्फूर्ति, सहृदय में स्फूर्ति आती है, शरीर में स्फूर्ति आती है, चित्त में आवेश उत्पन्न होता है, ऐसी रचना को ओज गुणमयी काव्य कहते हैं। ओज गुणयुक्त रचना मन में उमंग, उत्साह और क्रोध आदि का संसार करती है। ओज रस से भरी हुई ओज गुणयुक्त काव्य, ओज गुणयुक्त रचना मन में उमंग, उत्साह और क्रोध का संसार करती है। वीर, विभत्स और रौद्र रस वर्णन में ओज गुण की प्रबलता रहती है। अब ओज गुण कहाँ रहेगा? ओज गुण वह होता है जहाँ पे वीर रस होता है, जहाँ विभत्स रस होता है और जहाँ पे रौद्र रस होता है। तो इन रसों में, वीर रस, विभत्स रस और रौद्र रस में ओज गुण की क्या रहती है? अधिकता रहती है। वीर से विभत्स और विभत्स से रौद्र में ओज का क्या है? आधिक्य रहता है। ओज गुणमयी रचना की विशेषता। अब ओज गुणमयी रचना क्या होगी? जहाँ पे द्वित्व वर्ण एवं संयुक्त वर्णों का आधिक्य रहेगा। द्वित्व वर्ण एवं संयुक्त द्वित्व वर्ण एवं संयुक्त वर्णों का आधिक्य। जहाँ पे द्वित्व वर्ण है, संयुक्त वर्ण है, वहाँ पे ओज गुण रचना होती है। और ओज गुण युक्त रचना में ट वर्ग की अधिकता रहती है। ट वर्ग की प्रधानता, ट वर्ग नहीं, ट, ठ, ड, ढ और हण। तो ट, ठ, ड, ढ, हण, ये तीन जो ये ट वर्ग 5 वर्ण है, ट वर्ग की अधिकता रहती है। ओज गुण युक्त रचना में ट वर्ग की अधिकता, ट वर्णों की प्राधान्यता रहती है। और लंबे लंबे समासों का प्रयोग। तो जिस काव्य में, जिस पद में ट वर्ग की अधिकता है, लंबे लंबे समास है और द्वित्व वर्ण की अधिकता है, वहाँ पे ओज गुण होता है, वह काव्य ओज गुण युक्त है। दूसरी बात, ऐसे पद में वीर, भयानक और विभत्स्व, रौद्र आदि रसों की व्यंजना देखने को मिलेगी। जो जिस पद में, जिस काव्य में वीर रस है, भयानक रस है,
विभत्स रस है, रौद्र रस है, वहां पे ओज गुण है। चित्त को उद्दीप्त करने वाली शैली और चित्त को उद्दीप्त करने वाली शैली पाई जाती है। उदाहरण के तौर पे देखिए, ये जो उदाहरण है ये ओज गुण का उदाहरण है। ओज गुण का उदाहरण है जिसमें वीर रस होता है, भयानक रस होता है, रौद्र रस होता है, वहां पे ओज गुण होता है। द्वित्व वर्णों की अधिकता है, देखिए सभी जगह द्वित्व वर्ण है, ठीक है। द्वित्व वर्ण की अधिकता, ट वर्ग की अधिकता। तो है रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कट कट अवनी पर सुंड गिरे। तो है रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कट कट अवनी पर सुंड गिरे, ट वर्ग की अधिकता है। भू पर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। तो यहाँ पे वीर रस है। दूसरी बात, द्वित्व वर्णों की अधिकता है, ट वर्ग की अधिकता है। प्रस्तुत उदाहरण में ओज गुण का ये उदाहरण है। माधुर्य गुण, माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता, मधुरता। माधुर्य का अर्थ मधुरता। अतः हृदय में जो रचना मधुरता बढ़ती है वह माधुर्य गुण में ही होती है। ऐसी रचना जिसे पढ़कर सहृदय को हमें सरस लगे, जो मधुर लगे, वह माधुर्य गुण युक्त काव्य होता है, माधुर्य गुण युक्त रचना होती है। माधुर्य गुण चित्त को द्रवीभूत करता है। इसकी भी विशेषता देखिए, ट वर्ग को छोड़कर, इसमें ट वर्ग नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ट वर्ग तो किसमें था? तो ट वर्ग की अधिकता ओज गुण में थी। किसमें आती है? ओज गुण में ट वर्ग की अधिकता है। तो ट वर्ग को छोड़कर क से म तक, ट वर्ग को छोड़कर क से म, स्पर्शी व्यंजन क से म, तो क से म तक के वर्णों का प्रयोग होता है। ट वर्ग को छोड़ना है, क से म तक जितने भी वर्ण आते हैं वह सारे, वह सभी के सभी किस में आएंगे? माधुर्य गुण में आएंगे। माधुर्य गुण के अंतर्गत ट से म वर्णों का प्रयोग, अनुस्वारों का प्रयोग भी इसमें होता है। अनुस्वारों का प्रयोग भी माधुर्य गुण में होता है। अनुनासिक पंचम वर्णों का आधिक्य, अब अनुनासिक ध्वनि आएगी, वह पंचम वर्णों का आधिक्य रहता है, अधिकता है। समास का इसमें अभाव है, वहाँ पे लंबे लंबे समास थे, और फिर भी कई अगर देखने को मिलेंगे तो अल्प छोटे समास देखने को मिलते हैं। कोमल और मधुर रचना होती है, तो इसकी विशेषता क्या? ट वर्ग रहित, क से म वर्णों का आधिक्य, मधुर रचना, चित्त को द्रवीभूत करने वाली रचना, और इसमें ट वर्ग का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, ट वर्ग का प्रयोग नहीं होता, और कोमल मधुर रचना और अल्प समासों की अधिकता रहती है। उदाहरण देखिए, निरक सखी, सखी है, निरक सखी थे, खंजन आई, संजन नहीं, ये खंजन शब्द लिखा हुआ है, तो निरक सखी खंजन आई। निरक सखी खंजन, खंजन पक्षी है, खंजन आए, फेरे उन मेरे बावन ने नैन इधर मत आए। मैथिली शरण गुप्त का पद है। यहाँ पे ये मन को कोमल लगने वाला पद है। दूसरी बात, इसमें ट वर्ग की अधिकता नहीं है, क से म वर्ण आए, अनुस्वारों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे प्रस्तुत जो उदाहरण है ये माधुर्य गुण का उदाहरण है। नेक्स्ट, दूसरा प्रसाद गुण। अब प्रसाद गुण, प्रसाद गुण, प्रसाद सभी गुणों में जिस तरह से सभी रस में रस राज श्रृंगार रस को माना जाता है,
उसी तरह इन तीनों गुणों में प्रसाद गुण को गुणों का एक राजा माना जा सकता है। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है प्रसन्नता। अतः रचना का प्रसाद गुण हृदय को आनंदित करने वाला होता है। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, जो हृदय को आनंदित करता है, वहाँ पे प्रसाद गुण होता है। चित्त का विकास करने वाली वृत्ति से इसका संबंध है। चित्त का, हृदय का विकास करने वाली वृत्ति से इसका संबंध है। अब प्रसाद गुण जिस तरह से प्रसाद गुण जिस तरह से सूखी लकड़ी में, सूखे ईंधन में बक्स से आग लग जाती है, जिस तरह से एक खड्डे में स्वच्छ नीर भरा हुआ होता है और उस नीर के अंदर झांकने से नीचे वाला तलीय भाग स्पष्ट साफ दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस पद को पढ़ के, जिस काव्य को पढ़ के हमें सरलता से समझ में आ जाए, वहाँ पे प्रसाद गुण है। तो जिस काव्य को सरलता से समझा जा सकता है, वहाँ पे प्रसाद गुण होता है। प्रसाद का जो शाब्दिक अर्थ है वह है प्रसन्नता। प्रसाद गुण का शाब्दिक अर्थ क्या था? प्रसन्नता था। यानी जो हमें सरलता से भाव समझ में आ जाए, वह प्रसाद गुण होता है। तो प्रसाद गुण का एक उदाहरण देखिए, सुदामा की दीन दशा, देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। अब देखिए यहाँ पे जो ये पद है, ये नरोत्तम स्वामी का है। नरोत्तम स्वामी का पद है, नरोत्तम दास का ये पद है। तो यहाँ पे इस पद को पढ़ते ही इसका जो भावार्थ है हमें सीधा समझ में आ रहा है। इस पद का जो भावार्थ है वह सीधा हमें समझ में आ रहा है। तो प्रस्तुत उदाहरण में प्रसाद गुण है। ठीक है, तो जिस पद को पढ़ के जिसका भाव हमें सहजता से समझ में आए, वह आता दो टुक कलेजे के करता, पेट और पिट दोनों मिलकर हो गए एक, हुए एक चल रहा लकोटी अटिक। तो इस पद में भी जो गुण है वह कौन सा गुण है? तो आप कह सकते हो प्रसाद गुण। सीधा सा समझ में आ रहा है। और यहाँ पे नरोत्तम दास के पद का भाव भी सीधा समझ में आ रहा है। तो प्रसाद गुण है। प्रसाद शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता। अब काव्य दोष किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब काव्य दोष, काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? काव्य दोष किसे कहते हैं? तो काव्य दोष में भी देखो, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, विश्वनाथ का ही उदाहरण है कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है। जिस तरह से अगर स्वादिष्ट भोजन करते समय कंकड़ आ जाए तो भोजन का जो स्वाद है वह सारा नष्ट हो जाता है। उसी तरह काव्य को पढ़ते समय अगर उसमें कोई बाधा आ जाए, गति आ जाए, तो वह काव्य दोष कहलाता है। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसयुक्त वाक्य क्या है? काव्य है। तो काव्य की आत्मा रस को स्वीकार किया गया है। आगे पढ़ा, काव्य की आत्मा कैसे स्वीकार किया गया है? रस को स्वीकार किया गया है। पाठक या श्रोता, रचनाकार के मन से तादात्म्य स्थापित करके। अब पाठक, पढ़ने वाला या श्रोता जो क्या करता है? रचनाकार के मन से एक तादात्म्य स्थापित करता है और तादात्म्य स्थापित करके ही रसानुभूति कर सकता है। जब पाठक और रचनाकार के मध्य में तादात्म्य स्थापित होगा तभी रस की अनुभूति होगी। और उस रस की अनुभूति में इस प्रकार लेखक और पाठक के मध्य कविता एक रस की तरंग प्रवाहित करती है। भाई पाठक
और रचनाकार के मध्य में एक तादात्म्य स्थापित होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। और वही रचना लेखक और पाठक के मध्य में क्या है, कविता एक रस तरंग प्रवाहित करती है। लेकिन उसी रस तरंग में, इस रस तरंग में यदि कोई रुकावट आ जाए, बाधा आती है, तो उसी बाधा को अपन क्या करेंगे, कहते हैं काव्य दोष कहते हैं। तो रसोद्रेक की स्थिति में बाधक, तो पाठक और श्रोता की कविता एक रस तरंग का काम करती है, और उसी रस तरंग में अगर एक कोई बाधा आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, काव्य दोष कहते हैं। अब यहाँ पे मम्मट ने भी काव्य दोष की परिभाषा देते हुए बताया है, आचार्य मम्मट ने दोष युक्त काव्य रचना का। अब दोष युक्त काव्य रचना कहा है कि आचार्य मम्मट ने कहा कवित्व, देखो काव्य क्या है, साक्षात काव्य मृत्यु। अब ऐसी रचना जो गुण, काव्य रचना गुण रहित है, अगर दोष युक्त है काव्य रचना, ऐसी कोई काव्य रचना जो दोष युक्त रचना है, दोष युक्त काव्य को मम्मट ने साक्षात मृत्यु के समान बताया है। तो वह काव्य जो दोष से युक्त है, दोष युक्त काव्य को मम्मट ने साक्षात मृत्यु का है। और उन्होंने ये भी कहा तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा अलंकृति पुनक्वापी ही, यानी गुण सहित शब्दार्थी क्या है, काव्य है। गुण सहित शब्दार्थी काव्य है, चाहे वे अलंकार रहित ही क्यों ना हो, लेकिन अलंकार रहित लेकिन गुण सहित है तो वह काव्य है। तो काव्य को अगर दोष युक्त काव्य है तो दोष युक्त काव्य साक्षात मृत्यु के समान बताया आचार्य मम्मट ने। आचार्य मम्मट के पश्चात मम्मट काव्य दोषों के भेद, काव्य दोषों के भेद। अब काव्य दोषों के भेद कितने, 3 भेद है। काव्य दोषों को 3 भागों में बांटा गया है, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। जहाँ शब्द में दोष पाया जाता है वह शब्द दोष है, और काव्य के अंतर्गत अर्थ में दोष है तो वह अर्थ दोष है, और जहाँ रस को प्राप्त करने में जब बाधा आती है, दोष पाया जाता है, वह रस दोष कहलाता है। शब्द दोष, शब्द में पाए जाने वाले दोष को शब्द दोष कहते हैं। और शब्द दोष जैसे दुसत्व दोष या श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व दोष का दूसरा ही नाम है श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व दोष का दूसरा जो नाम है दूसरत्व दोष। दूसरत्व दोष, श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व दोष यानी सुनने में जो कटु हो, जो शब्द परुष या कठोर होने के कारण सुनने में कटु लगते हैं, तो ऐसे दोष जो सुनने में क्या हो, कटु हो, उनमें श्रुति कटुत्व दोष होता है। श्रुति शब्द का अर्थ ही होता है सुनना, और सुनने में कैसे कटु, देखो नाम में परिभाषा है। ऐसे दोष जो सुनने में क्या हो, कटु हो, उसे श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। कटुत्व का अर्थ होता है कड़वापन। कटुत्व का अर्थ है कड़वापन। तो काव्याभिव्यक्ति में कर्ण कटु शब्दों का प्रयोग श्रुति कटुत्व दोष कहलाता है। काव्य में कर्ण जो कानों को कटु लगने वाले कर्ण कटु शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वहाँ पे श्रुति कटुत्व दोष होता है। और श्रुति कटुत्व दोष में ट वर्ग की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है, ट वर्ग की अधिकता। तो ट वर्ग आदि की प्रधानता के कारण कानों को अप्रिय लगने वाले काव्य दोष श्रुति कटुत्व काव्य दोष कहलाते हैं। उदाहरण, कवि के कठिन कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। अब श्रुति कटुत्व दोष का होता है,
जहाँ ट वर्ग की अधिकता होती है। ट वर्ग की अधिकता के साथ में इसमें कटु शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कलिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कानों को कठिन लगते हैं, कटु लगते हैं। तो देखिए कानों को कटु लग रहे, कवि के कठिन कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, कटु शब्द है, द्वित्व वर्ण भी आया है और ट वर्ग की क्या है अधिकता भी देख है। तो यहाँ पे परज्ञान विषयोत्कृष्टता ये भी कटु शब्द है और विचारोत्कृष्टता। तो प्रस्तुत उदाहरण में श्रुति कटुत्व दोष है। कौन सा दोष है? श्रुति कटुत्व दोष, जो सुनने में क्या हो, कटु हो। श्रुति कटुत्व दोष के ये शब्द दोष का उदाहरण है श्रुति कटुत्व दोष, और उसी में दूसरा श्रुति कटुत्व दोष के बाद है कलिष्ठत्व दोष। कलिष्ठत्व दोष, ये कलिष्ठत्व दोष है वह अर्थ दोष का उदाहरण है। तो अर्थ दोष पहला शब्द दोष जहाँ शब्द में दोष पाया जाता है, दूसरा प्रकार था अर्थ दोष जहाँ अर्थ में दोष पाया जाता है, जहाँ कविता में ऐसे अर्थ का दोष हो जो वास्तविक अर्थ का पोषक नहीं होता तो वहाँ पर अर्थ दोष होता है। सीधा कह सकते हैं जहाँ पे अर्थ में दोष पाया जाता है वह अर्थ दोष कहलाता है। तो कलिष्ठत्व दोष अर्थ दोष का उदाहरण है। क्लिष्टत्व का अर्थ होता है कठिन। क्लिष्टत्व का अर्थ क्या? कठिन। या रचना में शब्द या अर्थ को समझने में क्या हो, दुरुता हो। किसी भी रचना में शब्द के अर्थ को समझने में क्या हो, दुरुता हो, कठिनाई हो, वापिस श्रुति कटुत्व दोष होता है। तो जिस रचना को समझने में हमें उसके अर्थ को समझने में क्या हो, दुरुता का अनुभव हो, वह कलिष्ठत्व दोष होता है। उक्ति चमत्कार के लिए, आचार्यत्व प्रदर्शन के लिए कवि लोग कभी कभी अति कठिन कल्पना किया करते थे। ऐसे स्थलों पर कलिष्ठत्व दोष होता था। अब अपनी उक्ति में चमत्कार दिखाने के लिए कवि लोग अपने आचार्यत्व का प्रदर्शन करने के लिए कठिन से कठिन कल्पना किया करते थे। तो वहाँ पे कलिष्ठत्व दोष होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, वेद नकत ग्रह जोरी अरद करी को बरजे हम खात। अरद करी को बरजे हम खात। अब यहाँ पे वेदों की संख्या कितनी है? 4 बताई गई है। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो 27 है। वेद और नकत नक्षत्र। ग्रह की संख्या कितनी है? तो ग्रह की संख्या 9 बताई गई है। अब यहाँ पे जोड़ी, इनको जोड़ने की बात कर रहे हैं तो कितने हुए? 40। और अर्ध फिर जोड़ने के पश्चात इसको आधे करने हैं तो कितने हुए? 20। तो अर्ध करिए, अब आधे किए और अर्ध करी को बरजे हम खात। अब इस 20 को ये क्या समझ रही है? 20 को यहाँ पे 20 समझा जा रहा है और 20 को खाकर मरने की बात कही गई है। तो सीधी सी बात ये भी हो सकती है कि भाई यहाँ पे 20 कह सकते थे, लेकिन बात को अपने आचार्यत्व को प्रदर्शन करने के लिए बात को बहुत घुमा करके बताया गया है। वेद नक्षत्र ग्रह जोड़ी जोड़ने की बात की गई, उसको आधा करने की बात की गई है, और करी को बरचे हम खात और खाकर 20 को खाकर मरने की बात की गई है। तो ये कलिष्ठत्व जो उदाहरण है, कलिष्ठत्व उदाहरण एक अर्थ दोष का उदाहरण है। और अर्थगत दोष 23 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 23 प्रकार के अर्थगत दोष होते हैं। नेक्स्ट है रस दोष। रस दोष जब मुख्यार्थ द्वारा व्यक्त होने वाले रस के परिपाक में बाधा आती है। अब मुख्य अर्थ में जब बाधा आए तो वह रसगत दोष माना जाता है। रस दोष जहाँ रस के अंतर्गत बाधा उत्पन्न होती है वह रसगत दोष माना जाता है।
शब्द शक्तियों का अर्थ समझाते हुए शब्द शक्तियों की 100 उदाहरण समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है शब्द शक्ति। इसके अर्थ को समझते हुए समझाते हुए शब्द शक्तियों की 100 उदाहरण समीक्षा कीजिए। तो पहली अपनी शब्द शक्ति है, शब्द शक्तियों को मोटे तौर पे 3 भागों में बांटा गया है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। जो शब्द के अंतर्गत जो अर्थ है और उस अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को क्या कहा गया है? शब्द शक्ति कहा गया है। तो शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले कार्य को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। पहले अपने हैं अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति, शब्द शक्तियों के 3 भेद होते थे। पहली है अभिधा, दूसरी अभिधा के बाद में लक्षणा और लक्षणा के बाद अंतिम जो प्रकार है वह है व्यंजना शब्द शक्ति का। अभिधा शब्द शक्ति शब्द के साधारण एवं व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। जहाँ पे साधारण और व्यवहारिक अर्थ प्रकट किया जाता है उसको अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यह शक्ति किसी के गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया का ज्ञान कराती है। गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया का ज्ञान कराती है। उदाहरण के तौर पे गधा, गधा शब्द का पशु रूप में अर्थ बताने वाली शक्ति को अभिधा कहा जाता है। अब गधा सिर्फ गधा है, पशु का अर्थ बताती है, तो सीधा जहाँ पे साधारण अर्थ, व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करती है वह अभिधा शब्द शक्ति होती है। इस शक्ति से निकलने वाले अर्थ को अभिधार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। इस शब्द शक्ति से निकलने वाले अर्थ को अभिधार्थ या वाच्यार्थ कहा जाता है। अभिधा 3 प्रकार की होती है, रूढ़ि, योग और योग रूढ़। समुदाय मात्र शक्ति रूढ़ि, अवयव मात्र शक्ति जिसे योग कहते हैं, समुदायावयवमय शक्ति यानी योग रूढ़। तो अभिधा शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़ि, योग और योग रूढ़ शब्द शक्ति। अब अभिधा के बाद में दूसरा जो प्रकार है लक्षणा शब्द शक्ति, जहाँ शब्द का मुख्य अर्थ से तो मूल अर्थ प्रकट न हो, जहाँ शब्द का मुख्य अर्थ से मूल अर्थ प्रकट न हो किंतु उस मुख्य अर्थ से संबंधित रखने वाला कोई अन्य अर्थ प्रकट हो। जहाँ पे मूल अर्थ न ग्रहण करके मूल अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, वह अन्य अर्थ देने वाला व्यापार कार्य लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती। तो मूल अर्थ से हटकर अन्य अर्थ प्रकट हो वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण के तौर पे देखिए, मोहित चौकन्ना हो गया। अब मोहित चौकन्ना हो गया, चौकन्ना का मुख्य अर्थ समझिए तो उसके कान का खड़े हो जाना, 4 कान वाला चौकन्ना हो गया यानी सावधान हो गया। सीधा अर्थ समझे तो चौकन्ना का अर्थ होता है 4। चौकन्ना का अर्थ है कि भाई वह यहाँ पे कान है, 4 कान वाला। लेकिन अन्य अर्थ समझा जाए तो किसी बात को ध्यान से सुनना या सजग हो जाना, सावधान हो जाना। तो यहाँ पे मुख्य अर्थ को छोड़ के अन्य अर्थ ग्रहण किया गया है, यानी चौकन्ना हो जाना यानी बात को ध्यान से सुनना या सजग हो जाना। तो यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति के भेद देके तो लक्षणा शब्द शक्ति लक्षणा के भेद मुख्यतः 2 है, रूढ़ि लक्षणा और दूसरी है प्रयोजनवती लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति देखिए, रूढ़ि लक्षणा और उपादान लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण कलिंग सासी है। अब कलिंग सासी है, वास्तव में कलिंग सासी नहीं है, कलिंग के अंदर रहने वाली
वाक्य निवासी है वह वीर है, वह सासी है। तो यहाँ पे अन्य अर्थ ग्रहण किया जा रहा है मुख्य अर्थवादी तुक्के। गंगा में घोष है, कहने का मतलब अर्थात गंगा नदी के तट पर ग्राम का होना लक्षणा का बोध कराता है। तो अन्य अर्थ मुख्य अर्थ से हटकर अन्य अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। काव्य प्रकाश में लक्षणा के कितने भेद बताए गए? 6 भेद बताए गए। इससे पहले अपने लक्षणा शब्द शक्ति के भेद देख रहे थे। तो लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। लक्षणा के भेद, एक है रूढ़ी लक्षणा, रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति, और दूसरा प्रकार है इसका दूसरा भेद गौणी लक्षणा शब्द शक्ति। तो लक्षणा के 2 भेद है, रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा। तो लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद है? 2, रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अब प्रयोजनवती के भी 2 भेद है, शुद्धा। प्रयोजनवती के भी 2 भेद है, शुद्धा और गौणी। प्रयोजनवती के भी कितने भेद है? शुद्धा और गौणी लक्षणा शब्द शक्ति। तो लक्षणा के 2 भेद, रूढ़ी लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, और प्रयोजनवती के भी 2 भेद है, शुद्धा लक्षणा और गौणी लक्षणा। अब गौणी लक्षणा के भी 2 भेद, सारूपा और साध्यावसान। गौणी लक्षणा के कितने भेद है? 2 भेद है, सारूपा और दूसरा प्रकार है साध्यावसान। तो गौणी लक्षणा के भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद है, सारूपा और साध्यावसान, साध्यावसाना। अब शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा के भी 2 भेद है, उपादान लक्षणा और लक्षणा। शुद्धा प्रयोजनवती के कितने भेद है? शुद्धा प्रयोजनवती के भी 2 भेद है, उपादान लक्षणा और लक्षणा। उपादान लक्षणा और लक्षणा। उपादान लक्षणा और लक्षणा। तो लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद, रूढ़ी लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा के भी 2 भेद है, शुद्धा लक्षणा और गौणी लक्षणा। शुद्धा लक्षणा के भी 2 भेद, उपादान लक्षणा। गौणी के भी 2 भेद, सारूपा और साध्यावसान। 2 मुख्य प्रकार होते हैं। नेक्स्ट, लक्षणा शब्द शक्ति के पश्चात व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न, मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ का पता लगे उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ का हमें भिन्न अर्थ का पता लगे, वहां पे व्यंजना शक्ति होती है। व्यंजना शक्ति से निकलने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ या ध्वन्यार्थ भी कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति से निकलने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ या ध्वन्यार्थ भी कहते हैं। व्यंजना शक्ति किसी नए अर्थ को प्रकट करती है, जो न तो उसके मुख्य अर्थ से संबंधित होता है और न उसके लक्ष्यार्थ से ही है। मुख्य अर्थ से संबंधित नहीं होता और न ही उसके लक्ष्यार्थ से। व्यंग्यार्थ पाठक या श्रोता पर निर्भर करता है। व्यंजना शक्ति केवल अर्थ का संकेत इशारा भर देती है, बाकी अर्थ कल्पना शक्ति के आधार पर श्रोता या पाठक ही लगाता है। कल्पना शक्ति के आधार पर श्रोता या पाठक ही लगाता है। उदाहरण के तौर पे ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, श्लीष अलंकार होता है, वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। श्लीष अलंकार में व्यंजना शब्द शक्ति। रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानो सुन। ये उदाहरण व्यंजना शब्द शक्ति का है। पानी के 3 अर्थ है।
चून के अर्थ में जल, चूने के अर्थ में जल है। मनुष्य के अर्थ में पानी क्या है? इज्जत है। और मोती के अर्थ में पानी क्या है? चमक है। तो यहाँ पे मोती के अर्थ में पानी चमक है, तो पानी से इज्जत का अर्थ व्यंग्यार्थ है। यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति है। तो यहाँ व्यंग्य के माध्यम से श्रोता या पाठक की जो अनुमान व्यंग्य के आधार पर, कल्पना शक्ति के आधार पर वो अनुमान लगाता है, वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। नाटक का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उनके तत्वों पर प्रकाश डालिए। अब नाटक का स्वरूप और उसके मुख्य तत्व, नाटक के कितने तत्व हैं उसको पढ़ेंगे। नाटक शब्द की जो उत्पत्ति है वह नट धातु से हुई है। नट धातु से नाटक शब्द की उत्पत्ति हुई है, और जिसका अर्थ होता है कि मानव जीवन के विविध स्थितियों का सजीव प्रदर्शन करना। मानव जीवन की विविध जो स्थितियां हैं उसका सजीव प्रदर्शन करना। नाटक का संबंध अभिनेता से होता है। भाई नाटक में मुख्य जो पात्र होता है वह अभिनेता ही होता है, तो नाटक का जो संबंध है वह अभिनेता से होता है। इसे दृश्य काव्य माना जाता है। तो नाटक दृश्य काव्य है। नाटक का संबंध अभिनय करने से है, अभिनेता से है। नाटक के तत्व है, तो भारतीय आचार्यों ने नाटक के मूलतः 3 तत्व माने। भारतीय आचार्यों ने नाटक के 3 तत्व माने: वस्तु, नेता और रस। वस्तु, नेता और रस नाटक के मुख्य कितने तत्व है? 3 तत्व। ये भारतीय आचार्यों के अनुसार है। पाश्चात्य आचार्यों के मत के अनुसार नाटक के मुख्यतः 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, देश काल वातावरण, कथोपकथन, उद्देश्य और भाषा शैली। नाटक के पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार नाटक के 6 तत्व होते हैं। नाटक के कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। अब नाटक में मुख्यतः किसकी भूमिका रहती है? अभिनय की भूमिका रहती है। नाटक के 6 तत्व हैं, जिसमें पहला तत्व कथा वस्तु है। पाश्चात्य काव्य शास्त्रों के अनुसार, पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार नाटक के 6 तत्व होते हैं। पहला था कथा वस्तु। तो कथा वस्तु ऐसे तो मुख्यतः कथा वस्तु को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कथा वस्तु को भी कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में। प्रख्यात कथा वस्तु, उत्पाद्य कथा वस्तु और मिश्र कथा वस्तु। तो कथा वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है। कथा वस्तु को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रख्यात कथा वस्तु। प्रख्यात कथा वस्तु के पश्चात दूसरा जो प्रकार है वह है उत्पाद्य कथा वस्तु, प्रख्यात कथा वस्तु, उत्पाद्य कथा वस्तु, और अंतिम है जो है मिश्र कथा वस्तु। मिश्र कथा वस्तु। तो उत्पाद्य, प्रख्यात और मिश्र कथा वस्तु 3 भागों में बांटा गया है। पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र और चरित्र चित्रण। तो नाटक में पात्रों का चरित्र का चित्रण है, और पात्र के अनुकूल यानी भाषा के अनुकूल पात्रों के चरित्र का चित्रण किया जाना चाहिए। यहाँ पे नाटक में अनेक पात्र होते हैं, उन्हीं के सारे कथा वस्तु का निर्माण होता है। नाटक में अनेक पात्र होता है, पात्रों के सारे ही कथा वस्तु का निर्माण किया जाता है। तो नाटक में कथा वस्तु के सारे ही कथा वस्तु के पात्रों के सारे ही कथा वस्तु को विस्तृत रूप दिया जाता है। फिर पात्रों के बाद संवाद और कथोपकथन देखें तो नाटक में कथोपकथन और संवाद पर ही आधारित होता है। यहाँ पे कथोपकथन के भी 3 भेद बताए गए: सर्वश्राव्य, अश्राव्य और नियत श्राव्य। सर्वश्राव्य
सर्वश्राव्य, अश्राव्य और नियत श्राव्य। तो कथोपकथन को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। या कथोपकथन के 3 भेद है। पहला सर्वश्राव्य, अश्राव्य। अश्राव्य स्वगत कथन होता है। नियत श्राव्य जो कुछ ही पात्रों के सुनने के लिए होता है। नियत श्राव्य कुछ ही पात्रों के सुनने के लिए होता है, कुछ ही पात्रों के सुनने के लिए होता है। फिर देशकाल, उद्देश्य, भाषा शैली। अब देशकाल को ही वातावरण, पर्यावरण तथा परिवेश कहा जाता है। देशकाल एक वातावरण, पर्यावरण है, एक परिवेश है। नाटक में तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अवस्था का चित्रण देशकाल या पर्यावरण का चित्रण कहलाता है। तो देशकाल में नाटक के धार्मिक, नाटक के आर्थिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, नाटक के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आदि पर्यावरण का चित्रण किया जाता है। उद्देश्य में हिंदी किसी भी साहित्य रचना का कोई न कोई उद्देश्य होता है। जिस नाटक का भी एक उद्देश्य होता है, तो किसी भी रचना का एक कोई न कोई उद्देश्य रहता है। और वह, जैसे बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार नाटक का उद्देश्य जीवन की व्याख्या करना है। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार नाटक का जो उद्देश्य बताया है वह है जीवन की व्याख्या करना। तो श्याम सुंदर दास के अनुसार नाटक का उद्देश्य, श्याम सुंदर दास के अनुसार नाटक का उद्देश्य जीवन की व्याख्या करना से है। भाषा शैली, भाषा नाटक की सरल, सारगर्भित तथा आकर्षक होनी चाहिए। नाटक की भाषा कैसी? सरल, सारगर्भित व आकर्षित। सरल, सारगर्भित व आकर्षक। तो नाटक के तत्व पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार 6 हैं, जिसमें कथावस्तु के बाद पात्र चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देशकाल और देशकाल के बाद उद्देश्य, भाषा शैली आदि, ये इसके मुख्य 6 तत्व होते हैं। और भारतीय आचार्यों के अनुसार नाटक के 3 तत्व बताए गए थे। हिंदी नाटक के उद्भव और विकास को संक्षेप में समझाइए। अब हिंदी नाटक का उद्भव कब हुआ और उसके विकास। तो नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई थी। नाटक की उत्पत्ति नट धातु से हुई है। अब हिंदी नाटकों का प्रारंभ, अब देखें तो हिंदी नाटकों का प्रारंभ है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी नाटक का उद्भव भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। इससे पहले भी नाटक लिखे गए प्राणचंद चौहान के द्वारा। प्राणचंद चौहान के द्वारा नाटक लिखा गया था रामायण नाटक। रामायण नाटक 1610 में लिखा गया। इस रामायण नाटक 1610 में लिखा गया और कवि उदय के द्वारा लिखा गया। कवि
उदय के द्वारा लिखा गया जो नाटक है जिसका नाम है हनुमान नाटक। हनुमान नाटक, हनुमान नाटक। तो ये दो नाटक लिखे गए थे। ये रामायण महानाटक है। रामायण महानाटक 1610 में लिखा गया। उदय कवि के द्वारा लिखा गया हनुमान नाटक। ये दोनों नाटक है लेकिन ये पद्यात्मक थी। इसमें नाटकीय तत्वों का अभाव था। क्या था? नाटकीय तत्वों का अभाव। तो हिंदी में नाटक का जो उद्भव है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही केंद्र बिंदु में रखकर नाटक विधा को 3 भागों में बांटा गया है। भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक और प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। तो भारतेंदु से ही नाटक का सूत्रपात हुआ है। भारतेंदु ने 18 वर्ष की उम्र में बंगला में लिखा गया नाटक का हिंदी में अनुवाद सन 1868 ईस्वी में विद्या सुंदर नाटक का अनुवाद किया। ये बंगला भाषा में लिखा गया था। पहले ये इस नाटक का नाम चोर पंचाशिका था। तो ये चोर संस्कृत में लिखा गया, चोर पंचाशिका का हिंदी में इन्होंने अनुवाद सन 1868 ईस्वी में किया। तो नाटक का जो सूत्रपात है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक के प्रवर्तक माने जाते हैं। भारतेंदु हिंदी नाटक का जो समय है पहला सन 1857 से लगाकर सन 1857 से 1900 ईस्वी का जो समय है वे भारतेंदु युगीन नाटक का समय रहा है और सन 1900 से लगाकर 1950 तक का समय है। 1900 से लगाकर 1950 तक का समय वह प्रसाद युगीन नाटक का युग रहा है और प्रसादोत्तर हिंदी नाटक का समय 1950 से अब तक। तो नाटक विधा को 3 भागों में बांटा गया है। प्रसाद युगीन नाटक हिंदी नाटक, भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक और अंत में है प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक का समय सन 1857 से 1900 रहा है। प्रसाद युगीन हिंदी नाटक का समय 1900 से 1920 रहा है और प्रसादोत्तर युग का समय 1950 से अब तक का रहा है। भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक में भारतेंदु ने मौलिक और अनुदित दोनों नाटक लिखे। भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक में भारतेंदु ने मौलिक व अनुदित दोनों प्रकार के नाटक लिखे। इन्होंने मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटक लिखे। इनके द्वारा अनुदित नाटकों में देखें तो मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बना और रत्नावली आदि इनके अनुदित नाटक हैं। तो इनके अनुदित नाटकों में पाखंड विडम्बना, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु भी इनकी अनुदित रचना है। दुर्लभ बंधु और इनकी मौलिक रचनाओं में भारतेंदु की मौलिक रचनाएं
मौलिक रचनाओं में श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मोदम, भारत दूरदर्शा, नील देवी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, सती प्रताप, अंधेर नगरी, और प्रेम जोगिनी, ये इनकी मौलिक रचनाएं हैं। तो भारतेंदु की मौलिक नाटकों में श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मोदम, भारत दूरदर्शा, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति और सती प्रताप, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी आदि इनके क्या है, मौलिक नाटक है। तो ये मौलिक और अनुदित, उन्होंने मौलिक और अनुदित दोनों नाटक लिखे हैं भारतेंदु ने। इनके वैदिक हिंसा हिंसा न भवति में इन्होंने हिंसा न करने की बात की गई है। धर्म के नाम पर होने वाली पशु बलि का विरोध किया गया है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति में हिंसा न करने की और धर्म के नाम पर होने वाली पशु बलि का विरोध, धर्म के नाम पर होने वाली पशु बलि का विरोध किया है इन्होंने। तो भारतेंदु ने मौलिक अनुदित दोनों नाटक लिखे। इनके प्रमुख अन्य नाटककारों में, भारतेंदु युग के अन्य नाटककारों में लाला श्री निवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और जीपी श्रीवास्तव। भारतेंदु युग के अन्य मंडलीकारों के नाम भी याद रखने हैं। जो भारतेंदु के बाद में कौन कौन नाटककार आए, तो लाला श्री निवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, जेपी श्रीवास्तव और किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम गमरी भारतेंदु युग के प्रमुख क्या है, नाटककार हैं। ये भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार हैं। अब लाला श्री निवास दास के द्वारा लिखे गए नाटकों में रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर। लाला श्री निवास दास के द्वारा लिखा गया नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी ये हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। पहला आप कह सकते हो दुखांत नाटक। रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर लाला श्री निवास दास के द्वारा लिखे गए नाटकों में रणधीर प्रेम मोहिनी, लाला श्री संयोगिता स्वयंवर लाला श्री निवास दास के नाटक है। संयोगिता स्वयंवर ये एक ऐतिहासिक नाटक है। संयोगिता स्वयंवर ऐतिहासिक नाटक है। कैसा नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है। फिर राधा कृष्ण दास के नाटकों में आप देखें तो महारानी पद्मावती, राणा प्रताप नाटक है। महाराणा प्रताप जो ये एक सर्वश्रेष्ठ नाटक है। राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखा गया नाटक, राधा कृष्ण दास के द्वारा रानी पद्मावती और महाराणा प्रताप उनका एक श्रेष्ठ नाटक है, जिसमें महाराणा के शौर्य का वर्णन करते हुए राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया है। राणा प्रताप के शौर्य का वर्णन करते हुए राष्ट्रीय भावना का वर्णन। बालकृष्ण भट्ट के नाटकों में
बालकृष्ण भट्ट के नाटकों में शिक्षादान, रेल का विकट खेल और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का चित्रण उनकी बाल विवाह नाटक में देखने को मिलता है। बाल विवाह नाटक में बाल विवाह की कुप्रथाओं को उकेरा गया है। तो बालकृष्ण भट्ट के नाटकों में रेल का विकट खेल और शिक्षा दान भी इनका नाटक है। शिक्षा दान के पश्चात में बालकृष्ण भट्ट का बाल विवाह नाटक भी इनका प्रमुख है। राधाचरण गोस्वामी के द्वारा लिखी गई नाटकों में राधाचरण गोस्वामी के नाटक तन मन गोसाई जी के अर्पण, बूढ़े मुँह मुआसे लोग देखे तमाशे। राधाचरण गोस्वामी के नाटक तन मन गोसाई जी के अर्पण, बूढ़े मुँह मुआसे लोग देखे तमाशे इनके प्रमुख दो नाटक है। गोपाल राम गमरी के नाटक में आप देखिए जैसे को तैसा और विद्या विनोद इनके प्रमुख नाटक है। गोपाल राम गमरी के नाटक में जैसे को तैसा और ज्ञान विनोद इनका जैसे को तैसा गोपाल राम गमरी के नाटक में जैसे को तैसा, विद्या विनोद और देश दशा विद्या विनोद इनके प्रमुख नाटक हैं। देश दशा जीपी श्रीवास्तव भी इस युग का प्रमुख नाटककार है। तो भारतेंदु मंडली के नाटककारों में गोपाल राम गमरी, लाला श्री निवास दास के द्वारा रणधीर प्रेम मोहिनी दुकान नाटक, संयोगिता, स्वयंवर भी इनका ही नाटक है। बालकृष्ण भट्ट के नाटकों में रेल का विकट खेल, शिक्षादान और बाल विवाह, जिसमें बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को बताया गया है। फिर राधाचरण गोस्वामी के नाटकों में तन मन गोसाई जी के अर्पण, बूढ़े मुँह मुआसे लोग भी इनका प्रमुख नाटक है। फिर राधा कृष्ण दास भारतेंदु युग के एक अन्य लोकप्रिय नाटककार माने जाते हैं। उनके प्रसिद्ध नाटकों में महारानी पद्मावती और महाराणा प्रताप एक श्रेष्ठ नाटक है जिसमें राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति की गई है। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखे गए नाटक मैंने बता दिया, स्वयंवर, दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, रेल का विकट खेल आदि इनके प्रमुख नाटक है। राधाचरण गोस्वामी के नाटक प्रसन्न नाटक यानी आप कह सकते हो व्यंग्यात्मक नाटक, व्यंग्य जिसमें हंसी हो। तो प्रश्नों की रचना में उन्होंने प्रसन्न नाटक में ये प्रसिद्ध रहे राधाचरण गोस्वामी। उनके द्वारा लिखे गए नाटकों में तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, बूढ़े मुआसे लोग देखे तमाशे। प्रथम नाटक में धर्म युद्ध गुरुओं की पोल खोली गई है। तन मन धन गोसाई जी के अर्पण में धर्म गुरुओं की पोल खोली गई है तथा द्वितीय नाटक में इन्होंने स्त्री गमन की बुराइयों का चित्रण किया है, स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर करने का कार्य किया है। प्रसाद युगीन हिंदी नाटक। अब प्रसाद युगीन नाटक का समय सन 1900 से 1950 ईस्वी रहे। इस युग के जो प्रमुख नाटककार है वह जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद ये प्रसिद्ध एक ऐतिहासिक नाटककार है। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटककार है। इनके नाटक लिखने का जो विषय है, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक लिखने का विषय उन्होंने गुप्त काल पर लिखा और बौद्ध काल भी नाटक लिखे। गुप्त काल और बौद्ध काल पर भी नाटक लिखे, जिसमें गुप्त काल एक स्वर्ण युग काल कहलाता है। इनके द्वारा लिखे गए नाटक सभी ऐतिहासिक नाटक थे। इनके द्वारा लिखे गए नाटक सभी ऐतिहासिक नाटक थे। इनके नाटकों में जन्मे का नाग यज्ञ, करुणालय, जन्मे का नाग यज्ञ, करुणालय, विशाख भी इनका नाटक है। विशाख, अजात शत्रु,
स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद में स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद में ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी इनके प्रमुख नाटक हैं। नाटक लिखने का विषय इनका ऐतिहासिक रहा है। जयशंकर प्रसाद की मंडली के प्रमुख नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अस्क, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी, वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री और पांडे बेचन शर्मा उग्र इस युग के प्रमुख नाटककार हैं। तो जयशंकर प्रसाद इस युग के मुख्यतः नाटककार थे और उनके नाटक लिखने का विषय ऐतिहासिक रहा है। उसमें गुप्त और बुद्ध काल पर नाटक लिखे और उनके नाटकों में अन्य नाटककार, इनकी मंडली के अन्य नाटककारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविंद वल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास, चतुरसेन शास्त्री, किशोरीदास वाजपेयी, वियोगी हरि, पांडे बेचन शर्मा उग्र इस युग के प्रमुख कौन है? नाटककार हैं। जिसमें पांडे बेचन शर्मा इस युग का एक प्रसिद्ध आप नाटककार कह सकते हो। पांडे बेचन शर्मा इस युग के एक प्रसिद्ध नाटककार है जिन्हें बनारसी दास चतुर्वेदी ने इनके नाटकों को इनको घासलेटी साहित्य की उपमा दी गई है। पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो भारतेंदु युगीन नाटकों में जिस तरह से प्रसाद जी नाटक लिखना चाहते थे उनके अनुरूप उन्हें रंगमंच नहीं मिला। कौन कहते हैं? डॉक्टर गोपाल राय प्रसिद्ध समालोचक है, डॉक्टर गोपाल राय। और डॉक्टर गोपाल राय ने कहा है कि प्रसाद जी जिस तरह से नाटक लिखना चाहते थे उनके अनुरूप उनको हिंदी में क्या नहीं मिला? रंगमंच नहीं मिला। तो उनके अनुरूप उन्हें रंगमंच नहीं दिया गया। फिर इनके प्रमुख नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी के जो नाटक है जिसमें रक्षाबंधन, शिव साधना, प्रतिशोध, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक में रक्षाबंधन, शिव साधना, प्रतिशोध आदि इनके प्रमुख नाटक। रक्षाबंधन, शिव साधना, प्रतिशोध, जिसमें इनके द्वारा लिखे गए नाटक रक्षाबंधन में चित्तौड़ की रानी कर्णावती जब बहादुर शाह जफर के द्वारा आक्रमण किया जाता है, सन 1934 की बात है, 1934 ईस्वी की घटना है। तो रानी कर्णावती हुमायूं से राखी भेजकर मदद मांगती है, उसी का चित्रण रक्षाबंधन में किया गया है। शिव साधना और प्रतिशोध इनके प्रमुख नाटक है। फिर सेठ गोविंद दास के नाटकों में, सेठ गोविंद दास के प्रमुख नाटकों में सेठ गोविंद दास के नाटकों में सेवापत, संतोष का और त्याग और गरण। सेवापत, संतोष का आदि इनके प्रमुख नाटक है। वृंदावन लाल वर्मा ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार के साथ साथ आप इन्हें एक ऐतिहासिक नाटककार भी कह सकते हो। और पांडे बेचन शर्मा, चतुरसेन शास्त्री आदि इस युग के प्रसिद्ध क्या है? नाटककार हैं। फिर प्रसादोत्तर युग नाटक, प्रसादोत्तर युग नाटककार का समय सन 1900 ईस्वी के बाद का रहा है। भारतेंदु युगीन नाटक 1857 से 1900 और प्रसादोत्तर युगीन नाटक 1900 से 1950 और प्रसादोत्तर युगीन नाटक का समय 1950 के बाद का रहा है। प्रसादोत्तर नाटकों में विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, नरेश मेहता, विनोद रस्तोगी, सुरेंद्र वर्मा,
डॉक्टर शंकर शेष, रमेश बख्शी, मुद्रा राक्षस, नरेंद्र कोहली, गिरिराज किशोर, गोविंद चातक, जयनाथ नलिन, डॉक्टर श्री प्रसाद सिंह आदि इनके नाम प्रमुख हैं। तो प्रसादोत्तर युगीन नाटकों में मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, सुरेंद्र वर्मा, विनोद रस्तोगी, अनेक ऐसे प्रमुख नए युग के नाटककार हैं, प्रसादोत्तर युग के नाटककार हैं। अब इस युग में प्रसादोत्तर नाटक का आरंभ 1950 के बाद का बताया गया है। इस काल के उपरांत रचित नाटक जीवन के यथार्थ से अधिक जुड़े हुए। इस युग के नाटक जीवन के यथार्थ से जुड़े हुए, जीवन के यथार्थ से अधिक जुड़े हुए हैं, जीवन के यथार्थ से ये नाटक अधिक जुड़े हुए। इस युग के नाटक लिखने की जो नाटक है, नाटक अनेक दिशाओं में विभाजित हो गए थे। तो ये जीवन के यथार्थ से जुड़े हुए नाटक है प्रसादोत्तर युग के नाटक। और प्रसादोत्तर युग के प्रमुख नाटककारों में विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखे गए नाटक में डॉक्टर, टूटते परिवेश, डॉक्टर और टूटते परिवेश इनके प्रमुख नाटक है। और इसमें डॉक्टर जो नाटक है, विष्णु प्रभाकर का नाटक डॉक्टर नाटक एक आप कह सकते हो मनोवैज्ञानिक नाटक है। डॉक्टर नाटक मनोवैज्ञानिक नाटक है इनका। टूटते परिवेश में पारिवारिक विघटन को बताया गया है। जगदीश चंद्र माथुर भी एक ऐतिहासिक नाटककार है। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों में कोणार्क और शारदिया आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। कोणार्क और शारदिया जगदीश चंद्र माथुर के नाटक है। जगदीश चंद्र माथुर के पश्चात मोहन राकेश के नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे इनके प्रमुख नाटक हैं। तो धर्मवीर भारती, मोहन राकेश भी एक प्रसिद्ध नाटककार है। मोहन राकेश के नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे इनके प्रमुख नाटक हैं। तो नाटक विधा भारतेंदु युग पहला था, 1857 से 3 भागों में बांटा गया। भारतेंदु युग, भारतेंदु के बाद में प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग। हिंदी एकांकी के उद्देश्य एवं विकास को स्पष्ट कीजिए। एकांकी, हिंदी एकांकी का उद्देश्य। तो एकांकी और नाटक विस्तृत होते हैं, एकांकी संस्कृत होती है। तो यहाँ पे या विकास क्रम के दृष्टि से हिंदी एकांकी इतिहास का अध्ययन इन कालों में किया जा सकता है। अब एकांकी को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। पहला है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग और आधुनिक युग और स्वातंत्र्योत्तर युग। पहला युग है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में, इस युग में एकांकी नाटक को विचार और समस्या की दृष्टि से विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। भारतेंदु युग में एकांकी को 4 भागों में विभाजित किया गया है। भारतेंदु युग में एकांकी को 4 भागों में विभक्त किया गया है। एकांकी को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय, सामाजिक, पौराणिक और हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकी। राष्ट्रीय, सामाजिक, पौराणिक, हास्य व्यंग्य प्रधान। राष्ट्रीय एकांकी में राष्ट्र के नव निर्माण का स्वर मुखरित है। राष्ट्रीय एकांकी में राष्ट्र के नव निर्माण की बात की गई है और इसमें राष्ट्र के नव निर्माण का स्वर मुखरित किया गया है। भारतेंदु का भारत दुर्दशा, भारत जननी और राधाचरण गोस्वामी की भारत माता इस धारा के श्रेष्ठ एकांकी है। तो भारत दुर्दशा
भारत जननी और राधाचरण गोस्वामी की भारत माता इस भारतेंदु युग की एक श्रेष्ठ एकांकी है, जिनके द्वारा लेखकों ने जनता में राष्ट्र के प्रति जागृति उत्पन्न की है। इसके द्वारा भारत दुर्दशा में भारत की दशा को बताया गया है। भारत जननी और राधाचरण गोस्वामी के द्वारा लिखा गया भारत माता एकांकी में भारत के माध्यम लेखकों ने जनता में राष्ट्र के प्रति जागृति उत्पन्न की तथा आदर्श चरित्रों के गुणगान की नई प्रेरणा दी है। फिर है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग भारतेंदु युग के बाद का जो युग है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में जो गद्य की भाषा है वह भी क्या हो गई थी? गद्य की भाषा खड़ी बोली थी, और इसी युग में गद्य की भाषा खड़ी बोली थी। गद्य की भाषा खड़ी बोली तो भारतेंदु युग में भी हो गई थी, एकांकी में देखने को मिली भी। लेकिन इस युग में काव्य की भाषा भी क्या हो गई थी? खड़ी बोली हो गई थी। तो द्विवेदी युग में एकांकी का विकास इतना अधिकतर नहीं हुआ। द्विवेदी युग में जो एकांकी का जो विकास है वह इतना अधिकतर देखने को नहीं मिलता है। तो द्विवेदी युग में एकांकी का विकास अधिकतर नहीं हुआ, लेकिन इस युग में सबसे द्विवेदी युग में एकांकी को अधिकतर इस युग में नहीं लिखा गया। यहाँ पे क्योंकि इस काल में हिंदी के परिमार्जन और अनुवादन की परंपरा तीव्र रही थी। स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद ने इस विधा को कोई अधिकतर प्रोत्साहन नहीं दिया, क्योंकि इस युग में एकांकी अधिकतर क्यों नहीं लिखी गई? क्योंकि द्विवेदी युग के जो प्रधान व्यक्ति थे वे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एकांकी को प्रोत्साहन नहीं दिया, एकांकी विधा को प्रोत्साहन नहीं दिया। इसीलिए द्विवेदी युग में एकांकी विधा का इतना विकास नहीं हुआ। तथापि इस काल में अंग्रेजी, बंगला और मराठी एकांकियों का प्रभाव देखने को मिलता है। इस युग के प्रमुख एकांकीकारों में पांडे बेचन शर्मा उग्र और सुदर्शन इस युग के प्रमुख उल्लेखनीय एकांकीकार हैं। तो इस युग के उल्लेखनीय एकांकीकारों में पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र और सुदर्शन इस युग के प्रमुख एकांकीकार हुए। भारतेंदु युग के प्रमुख एकांकीकारों में पांडे बेचन शर्मा उग्र और सुदर्शन इस युग के प्रसिद्ध एकांकीकार हुए हैं। इस युग के एकांकियों में सुदर्शन ने राजपूत की हार, प्रताप प्रतिज्ञा और सिंह जागरण आदि इन्होंने एकांकियां लिखी। इस युग में सुदर्शन की एकांकियों में राजपूत की हार इनकी प्रसिद्ध एकांकी है। राजपूत की हार सुदर्शन की प्रसिद्ध एकांकी है। और उसके पश्चात इस युग में अन्य एकांकीकारों में बद्रीनाथ भट्ट, पांडे बेचन शर्मा उग्र की एकांकी चार बेचारे और अफजल वध आदि उल्लेखनीय हैं। तो यहाँ पे प्रसिद्ध एकांकीकारों में पांडे बेचन शर्मा, बद्रीनाथ भट्ट और सुदर्शन प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। प्रसाद युग में इस युग के प्रमुख आप नाटककार या एकांकीकार जयशंकर प्रसाद को कह सकते हैं। उन्होंने एकांकी विधा के विकास में एक नवीन मापदंड प्रस्तुत किया। उन्होंने एक गुट नामक एकांकी लिखकर नई शैली का आरंभ किया था। तो इस युग के प्रमुख एकांकीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। और जयशंकर प्रसाद ने एक गुट एकांकी लिखकर एक नवीन
इस युग की एकांकी, प्रसिद्ध एकांकी एक गुट एकांकी लिखकर एक नई शैली का उन्होंने आरंभ किया। तो इस युग के प्रमुख एकांकीकार जयशंकर प्रसाद है। और जयशंकर प्रसाद की जो एकांकी है वह एक गुट एकांकी से इन्होंने नई शैली का आरंभ किया। एक गुट एकांकी इनकी प्रसिद्ध एकांकी है। भारतेंदु युग में जिस एकांकी साहित्य का उद्भव हुआ वह प्रसाद युग में परिपक्व अवस्था में सामने आई। भाई एकांकी का उद्भव किस में हुआ था? भारतेंदु युग में देखने को मिला। तो भारतेंदु युग में एकांकी का प्रारंभिक रूप और वही आप कह सकते हो प्रारंभिक रूप भारतेंदु युग में एकांकी का प्रारंभिक रूप वही प्रसाद युग में एकांकी का विकास देखने को मिलता है। तो एकांकी का विस्तृत जो विकास हुआ वह प्रसाद युग में हुआ था। नवीन जो एक प्रारंभिक दौर था वह भारतेंदु युग का दौर, एकांकी भारतेंदु युग का नवीन युग था, प्रारंभिक दौर था। प्रसाद युग में एकांकी का विकास हुआ और प्रसाद युग के प्रतिनिधि एकांकीकार, इस युग के प्रमुख एकांकीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। और प्रसाद जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध एकांकी थी एक गुट। इस युग के अन्य एकांकीकारों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, जगदीश प्रसाद माथुर, भुवनेश्वर, उपेंद्र नाथ अस्क इस युग के प्रमुख एकांकीकार हैं। उपेंद्र नाथ अस्क जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अस्क, जगदीश चंद्र माथुर, जयशंकर प्रसाद जी तो है ही, जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अस्क और डॉक्टर रामकुमार वर्मा और भुवनेश्वर इस युग के प्रमुख एकांकीकार हैं। भुवनेश्वर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इस युग के प्रमुख एकांकीकारों में उपेंद्र नाथ अस्क, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रमुख एकांकीकार माने जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा ऐतिहासिक और सामाजिक एकांकी लिखी गई। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा ऐतिहासिक और सामाजिक एकांकी लिखी गई और उनके द्वारा लिखी गई एकांकियों में दीपदान, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें आदि इनके प्रमुख एकांकी हैं। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, दीपदान, बापू पुरस्कार आदि इनकी प्रसिद्ध एकांकियां है। और उदय शंकर भट्ट भी एक ऐतिहासिक पौराणिक कथानकों को लेकर उन्होंने सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पतन के बुनियादी कारणों पर प्रकाश डाला। उपेंद्र नाथ अस्क उन्होंने पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां ली। उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क के अलावा दूसरे उदय शंकर भट्ट ने ऐतिहासिक और पौराणिक एकांकियां लिखी है। उदय शंकर भट्ट के पश्चात में प्रमुख एकांकीकारों में जगदीश प्रसाद माथुर, जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश प्रसाद माथुर, ये जगदीश प्रसाद माथुर है, सॉरी, जगदीश प्रसाद माथुर। जगदीश प्रसाद माथुर के एकांकियों में जगदीश प्रसाद माथुर की एकांकियों में
मेरी बांसुरी, भोर का तारा तथा कलिंग विजय आदि इनकी प्रमुख एकांकी है। भोर का तारा, कलिंग विजय और मेरी बांसुरी आदि इनकी प्रमुख एकांकी है। फिर प्रसादोत्तर युग में प्रसाद के पश्चात इस पीढ़ी के लेखकों ने ऐतिहासिक, सामाजिक, समस्या प्रधान, राजनीतिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक, सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक एकांकियों की रचना की। तो पौराणिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और प्रतीकात्मक एकांकियों को लिखा इस युग, प्रसादोत्तर युग के एकांकीकारों ने। इसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, सदगुरुचरण अवस्थी, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, चतुरसेन शास्त्री आदि प्रमुख एकांकीकार। इस युग के एकांकीकार में वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा भी इस युग के प्रमुख एकांकीकार हैं। हरिकृष्ण प्रेमी, उपेंद्रनाथ अस्क भी इस युग, प्रसादोत्तर युग का एकांकीकार है। जो अधिकतर प्रसाद युग में है वो भी आधे कवि है, लेखक हैं जो प्रसादोत्तर युग में आ रहे हैं। इस युग में उन्होंने ऐतिहासिक एवं सामाजिक प्रश्नों को लेकर एकांकियां लिखी। ऐतिहासिक और सामाजिक युग को लेकर एकांकियां लिखी। ऐतिहासिक व सामाजिक युग को लेकर एकांकियां लिखी। फिर आधुनिक स्वातंत्र्योत्तर काल, अंतिम युग है आधुनिक स्वातंत्र्योत्तर काल। इस युग के प्रमुख एकांकीकारों में विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, भारत भूषण अग्रवाल प्रमुख एकांकीकार हैं। इस युग के एकांकीकारों में मोहन राकेश, विनोद रस्तोगी, सुरेंद्र वर्मा, भारत भूषण अग्रवाल प्रमुख एकांकीकार है। तो आधुनिक युग की एकांकियों में मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, विनोद रस्तोगी प्रमुख एकांकीकार है। और नई पीढ़ी के इस एकांकियों में काव्यात्मक, नाटकीयता एवं शाश्वत मानवीय प्रश्नों का प्राधान्य है। ये एकांकी रेडियो पर प्रसारित करने एवं रंगमंच पर अभिनय करने में सफल हुई। इस युग की एकांकियां, इस युग की एकांकी रेडियो व रंगमंच पर प्रदर्शित करने में अधिक सफल रही। तो नए युग की जो एकांकियां है, स्वातंत्र्योत्तर युग की जो एकांकी है, वह रेडियो और रंगमंच पर प्रदर्शित करने में अधिक सफल रही है। हिंदी उपन्यास के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। तो हिंदी उपन्यास और उपन्यास विधा का विकास। हिंदी उपन्यास अधिकतर पाश्चात्य देशों की देन है। उपन्यास विधा है वह एक पाश्चात्य देशों की देन है। हिंदी उपन्यास का उद्भव पाश्चात्य देशों से हुआ है। तो उपन्यास एक
आधुनिक काल में विकास गद्य विधाओं में उपन्यास का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रारंभिक दौर में उपन्यास लिखने का विषय मनोरंजन ही रहा है। यहाँ पे उपन्यास का जो उद्भव है वह एक अंग्रेजी एवं बंगला उपन्यासों को दिया जाता है। उपन्यास विधा का विकास है अंग्रेजी व बंगला उपन्यास को दिया जाता है। उपन्यास का विकास अंग्रेजी व बांग्ला उपन्यासों को दिया जाता है। उपन्यासों का विकास अंग्रेजी व बांग्ला उपन्यासों से हुआ है। यहाँ पे आचार्य महावीर प्रसाद ने अपनी जो पत्रिका है सरस्वती पत्रिका में उन्होंने कहा उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को जाता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में भी कहा है कि उपन्यास का उद्भव है, विकास है, प्रचलन है वह पश्चिमी देशों को जाता है। तो उपन्यास विधा का उद्भव पाश्चात्य देशों से हुआ है। अंग्रेजी उपन्यास व बांग्ला उपन्यासों से हिंदी में उपन्यासों का विकास हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में कहा है कि उपन्यास है वह एक प्रचलन विकास प्रारंभिक दौर अंग्रेजों की देन है। फिर उपन्यास में पहला उपन्यास है सिरदाराम फिल्लोरी के द्वारा लिखा गया भाग्यवती उपन्यास। भाग्यवती उपन्यास सिरदाराम फिल्लोरी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, वह है भाग्यवती उपन्यास। तो उपन्यास विधा है वह पाश्चात्य देशों की देन है। उपन्यास को हम प्रेमचंद को केंद्र बिंदु में रखकर उपन्यास विधा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रेमचंद को केंद्र बिंदु में रखकर उपन्यास विधा को 3 भागों में बांटा गया है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। तो प्रेमचंद को केंद्र बिंदु में रखकर उपन्यास विधा को 3 भागों में बांटा गया था। पहला युग है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास सन 1882 से लगाकर सन 1918 ईस्वी तक का जो युग है वह प्रेमचंद युगीन उपन्यास, प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यास का युग है। फिर प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास में सन 1918 से प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास में सन 1918 से लगाकर 1936 ईस्वी तक का जो युग है, 1936 ईस्वी तक का युग प्रेमचंद युगीन उपन्यास रहा है। और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास सन 1936 ईस्वी के बाद का जो समय है वह प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। तो प्रेमचंद को केंद्र बिंदु में रखकर उपन्यास को 3 भागों में विभाजित किया गया था। जो प्रेमचंद पूर्व का समय सन 1882 से लगाकर 1918 था। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों में 1918 से 1936 तक था। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास 1936 के बाद का समय अब तक। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास में उपन्यास लिखने का जो विषय था वह मनोरंजन ही था। हिंदी के जो पहला उपन्यास बताया गया है, यानी 2 उपन्यास लिखे गए पहले, एक सिरदाराम फिल्लोरी के द्वारा लिखा गया उपन्यास, सिरदाराम फिल्लोरी के द्वारा लिखा गया उपन्यास भाग्यवती और लाला श्री निवास दास के द्वारा लिखा गया उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 में लिखा गया था। तो ये 2 उपन्यास था। हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्री निवास दास के द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास बताया गया है। यहाँ पे इस युग में लाला श्री निवास दास के द्वारा लिखा गया उपन्यास परीक्षा गुरु
हिंदी का पहला उपन्यास है। उपन्यास विधा पाश्चात्य देशों की देन है। यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट ने भी कहा है, जिस तरह से हम अपने हम भाषा में अंग्रेजी की नकल करते हैं, उसी तरह उपन्यास भी एक क्या है, अंग्रेजों की ही नकल है। तो बालकृष्ण भट्ट ने हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते हैं, और वैसा ही उपन्यास का लिखना भी एक क्या है, वो एक दृष्टांत पर ही सीख रहे हैं, वह भी एक नकल ही है। तो इस युग में सरदाराम फिलोरी के द्वारा भाग्यवती, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु, और अन्य उपन्यासकारों में प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासकारों में गोपाल राम गमरी, गोपाल राम गमरी के बाद में देवकी नंदन खत्री, लाला श्री निवास दास और लज्जा राम मेहता, बालकृष्ण भट्ट इस युग के प्रमुख अब उपन्यासकार हैं। बालकृष्ण भट्ट, लज्जा राम मेहता, लाला श्री निवास दास, गोपाल राम गमरी, देवकी नंदन खत्री प्रेमचंद पूर्व युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। और ये उपन्यास लिखने का मुख्य जो उद्देश्य था, इस युग के उपन्यासकारों का उपन्यास लिखने का मुख्य विषय मनोरंजन रहा है, क्योंकि ये उपन्यास लिखने का एक बाल्यकाल था, प्रारंभिक दौर था, इसीलिए इस युग को उपन्यास लिखने का आप बाल्यकाल कह सकते हो। और इस युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री ने तिलस्मी व एयारी उपन्यास लिखे। तिलस्मी व एयारी उपन्यास देवकी नंदन खत्री के द्वारा तिलस्मी व एयारी उपन्यास लिखे। तिलस्मी एयारी का मतलब रहस्यमय उपन्यास। तो देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास इस युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं, प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास को पढ़ने के लिए अहिंदी भाषियों ने हिंदी को सीखा। देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास को पढ़ने के लिए अहिंदी भाषी के लोगों ने हिंदी को सीखा। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास में काजर की कोठरी, भूतनाथ संतति, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। तो देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यासों में चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, काजर की कोठरी आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। गोपाल राम गमरी हिंदी के प्रसिद्ध जासूस उपन्यासकार कह सकते हैं। ये हिंदी के प्रसिद्ध एक जासूस उपन्यासकार है गोपाल राम गमरी। और प्रसिद्ध अंग्रेज उपन्यासकार ऑर्थर कानन डायल से ये प्रभावित थे। अंग्रेजी के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार ऑर्थर कानन डायल का प्रभाव गोपाल राम गमरी पर देखने को मिलता है। गोपाल राम गमरी, और ये हिंदी के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार हैं। और इन पर इनका प्रभाव अंग्रेज उपन्यासकार ऑर्थर कानन डायल का प्रभाव देखने को मिलता है। गोपाल राम गमरी के द्वारा लिखे गए उपन्यासों में सरकटी लाश, जासूस पर जासूसी आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। फिर इनके अलावा किशोरी लाल के द्वारा लिखे गए उपन्यासों में गोपाल राम गमरी के बाद किशोरी लाल के द्वारा लिखी गई उपन्यासों में जिंदी की लाश, किशोरी लाल गोस्वामी का जो उपन्यास है जिंदी की लाश,
जिंदे की लाश। प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यासकार मंडली के उपन्यासकारों के नाम आपको याद रखने हैं। लज्जाराम मेहता, राधाशरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के नाटकों में आप रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। फिर प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास में इस युग के जो प्रमुख उपन्यासकार है वह जयशंकर प्रसाद है। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास में प्रमुख उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद है। इस युग के प्रमुख उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद इस युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में कंकाल, तितली, कंकाल, तितली व इरावदी इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कंकाल, तितली और इरावदी प्रेमचंद चंदोत्तर युग के प्रमुख उपन्यास। प्रेमचंद युगीन उपन्यास है। प्रेमचंदोत्तर नहीं है, प्रेमचंद युगीन उपन्यास है। प्रेमचंद युगीन उपन्यास में मुख्य जो उपन्यासकार है वह प्रेमचंद है। मुख्य उपन्यासकार कौन है? प्रेमचंद है। इस युग के प्रमुख जो उपन्यासकार है वह प्रेमचंद है। प्रेमचंद के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता की रहन सहन, आचार विचार को जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से दूसरा कोई उत्तम परिचायक नहीं हो सकता। तो प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास इस युग का जो उपन्यास का समय है 1918 से 1936 ईस्वी रहा है और इस युग के प्रमुख उपन्यासकार कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद इस युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं और प्रेमचंद के उपन्यास शिल्प विकास की इस युग में प्रेमचंद के उपन्यासों में शिल्प विकास हुआ, भाषा का विकास हुआ। उनके उपन्यासों में पहली बार सामान्य तो जनता की समस्याओं को कलात्मक अभिव्यक्ति दी गई। प्रेमचंद के उपन्यासों में सामान्य जनता की समस्या को कलात्मक अनुभूति दी गई। तो इस युग के प्रमुख जो उपन्यासकार प्रेमचंद है और इसमें सामान्य जनता की समस्या को कलात्मक अनुभूति दी गई और ये भाषा शिल्प विकास की दृष्टि से भी ये युग एक श्रेष्ठ युग कह सकते हैं। इस युग के प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद है और इनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा याद रखनी है कि अगर आप उत्तर भारत के समस्त जनता के आचार विचार, रहन सहन को जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से दूसरा कोई उत्तम परिचय कोई नहीं सकता। प्रेमचंद के उपन्यासों में सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र एक अपूर्ण उपन्यास है आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो प्रेमचंद के उपन्यास में सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि और गोदान, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाया और मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया। प्रेमचंद के उपन्यास मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठकर जीवन के साथ जोड़ने का कार्य प्रेमचंद ने किया है। तो ये इस युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। इस प्रकार प्रेमचंद के उपन्यास जीवन
के विविध पहलुओं से जुड़े हुए हैं। वे हिंदी के सर्वाधिक एक लोकप्रिय उपन्यास है। यानी ये प्रेमचंद के उपन्यास जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए हैं। वे सर्वाधिक हिंदी के एक लोकप्रिय उपन्यास है। विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों की दृष्टि से प्रेमचंद के समकक्ष हिंदी में कोई अन्य उपन्यासकार खड़ा नहीं हो सकता। विषय वस्तु व शिल्प की दृष्टि से विषय वस्तु व शिल्प की दृष्टि से प्रेमचंद के समकक्ष अन्य कोई उपन्यासकार खड़ा नहीं हो सकता। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार में इस युग के समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के पश्चात विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक, विश्वंबरनाथ शर्मा कौशिक, जयशंकर प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र भी इस युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। पांडे बेचन शर्मा, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, जयशंकर प्रसाद और जयशंकर प्रसाद के पश्चात इस युग के उपन्यासकारों में वृंदावन लाल वर्मा और भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि प्रमुख उपन्यासकार हैं। जयशंकर प्रसाद इस युग के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में कंकाल, तितली और इरावदी इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इरावदी प्रमुख उपन्यास है। फिर विशंबरनाथ शर्मा कौशिक के उपन्यासों में भिखारिणी और माँ आदि प्रमुख उपन्यास है। पांडे बेचन शर्मा उग्र और वृंदावन लाल वर्मा भी इस युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। फिर आचार्य चतुरसेन शास्त्री भी इस युग का प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार है। उनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में वैशाली की नगरवधू, वयम रक्षाम और सोमनाथ आदि इनके प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। वृंदावन लाल वर्मा भी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार है। गढ़कुंडार, झांसी की रानी आदि इनके प्रमुख उपन्यास लिखे गए। फिर इसके बाद प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। इस युग में उपन्यास लिखने की है जो अनेक दिशाओं में उपन्यास अग्रसित होने लगे। उपन्यास लिखने की विधा अनेक भागों में विभाजित होने लगे। इस युग के उपन्यास में पहले मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखे गए। मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे गए। प्रारंभ में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखे गए। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में ईलाचंद्र जोशी के पश्चात अज्ञे के बाद जैनेन्द्र कुमार इस युग के प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। फिर मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के बाद में इस युग में साम्यवादी उपन्यास भी लिखे गए। साम्यवादी उपन्यास का दूसरा नाम है प्रगतिवादी उपन्यास। साम्यवादी उपन्यास भी लिखे गए और साम्यवादी उपन्यास का दूसरा नाम प्रगतिवादी उपन्यास। साम्यवादी उपन्यासों में प्रमुख साम्यवादी उपन्यासकारों में आप कह सकते हो यशपाल और राहुल सांकृत्यायन।
प्रमुख इस युग के उपन्यासकार है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, साम्यवादी उपन्यास, और इस युग में ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए। इस युग में ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए और ऐतिहासिक उपन्यासकारों में इस युग में प्रेमचंदोत्तर युग में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, साम्यवादी उपन्यास, दूसरा नाम प्रगतिवादी उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए। ऐतिहासिक उपन्यासों में इस युग के ऐतिहासिक उपन्यासों में बाबू वृंदावन लाल वर्मा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख है। ऐतिहासिक उपन्यासों में वृंदावन लाल वर्मा व हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेखा, अनामदास का पोता, पुनर्नवा आदि इनके क्या है प्रमुख हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखे गए उपन्यास है। फिर ऐतिहासिक उपन्यास के बाद में आंचलिक उपन्यास भी लिखे गए। इस युग में प्रेमचंदोत्तर युग में पहला मनोविश्लेषणवादी, फिर साम्यवादी, फिर ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास के पश्चात उपन्यास लिखे गए वह है चौथा प्रकार है आंचलिक उपन्यास। और इस युग में जो आंचलिक उपन्यास लिखे गए, आंचलिक उपन्यासों में प्रमुख नाम आता है वह है फणीश्वर नाथ रेणु इस युग के प्रमुख उपन्यासकार है जिन्होंने आंचलिक उपन्यास लिखे। फणीश्वर नाथ रेणु के पश्चात नागा अर्जुन और रांगे राघव ने भी आंचलिक उपन्यास लिखे। फिर आंचलिक उपन्यास के पश्चात उपन्यास का अंतिम प्रकार है वह है प्रयोगवादी उपन्यास। और प्रयोगवादी उपन्यास में प्रयोगवादी उपन्यास के अंतर्गत मोहन राकेश, धर्मवीर भारती और मनु भंडारी आदि इस युग के प्रमुख उपन्यासकार है। तो प्रेमचंदोत्तर युग में मनोविश्लेषणवादी, साम्यवादी, आंचलिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और प्रयोगवादी उपन्यास लिखे गए। इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाना है जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद मित्रों।